नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग। इन्फो अनप्लग एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पर आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से रियल एंड अनप्लग। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बढ़ती हुई लॉकडाउन की ये समय अवधि इस ओर इशारा करती है कि अभी ये संकट इतनी जल्दी टलने वाला नहीं है। कुछ सावधानियां और जीवन में थोड़े बहुत बदलाव हमें इस कोरोना वायरस से लंबे समय तक लड़ने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, आईएमए जॉइंट सेक्रेटरी और कोविड-19 मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सौरभ मालवीय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। नमस्कार सनिल जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। सर, अभी कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल सा बन गया है, कोई कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के समय अवधि जिस तरीके से बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं इस और इशारा करती है कि ये समय जो है, ये जो संकट है, ये इतनी जल्दी टलने वाला नहीं है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत के अलावा जो बाकी देश हैं, उधर भी ऐसा ही देखा गया है कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है, कुछ सावधानियां ऐसी बरती हैं और इस कोविड-19 के साथ कहीं ना कहीं साथ साथ जीने का रास्ता ढूंढा है। तो सर, क्या वो अहम पहलू हैं जिन पर अब आने वाले समय में हमें गौर करना पड़ेगा या फिर अभी करंट सिनेरियो में हमें ध्यान रखना पड़ेगा? बहुत इम्पोर्टेंट है सनिल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अब हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा जी। क्योंकि इस तीव्रता से और जिस गति से फैला है पिछले 3 महीनों में, और खास तौर से हिंदुस्तान में 1 महीने में, और अदर यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में, पूरे दुनिया को हिला दिया है इस वायरस ने। और हमको अभी कुछ समय तक तो अगले इसके साथ जीना सीखना होगा। उस चीज में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। 2 मीटर की सोशल दूरी बना के रखेंगे घर से बाहर निकलने पे। है प्रॉपर हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, ये सही तरीके से हैंड वॉशिंग करके करना जरूरी है। और तीसरी चीज, मास्क। ये 3 चीज के साथ हमें, अगर हमने अपना लिया तो हम कई हद तक इस वायरस को हरा सकते हैं। तो बाकी अपना प्रोफेशन, जॉब, दिनचर्या, इन सब में भी बदलाव लाना पड़ेगा हमको। सर, अभी क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सब चीज रुकी हुई है, सब कुछ बंद है। अभी कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ वही बाहर जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं सेफ्टी मेजरमेंट्स को लेके। उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इस वक्त है वो है मास्क। अगर सर हम मास्क की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस अगर इस वक्त हम देखें तो सोशल मीडिया पे अपलोडेड है, भले फिर वो सर्जिकल मास्क से रिलेटेड हो या घर पे बनाए हुए कपड़े का मास्क अगर हो। सर, इसको लेके भी बहुत से डाउट्स हैं लोगों के मन में कि क्या वो सही तरीका होना चाहिए मास्क पहनने का, कौन सा सही कपड़ा होना चाहिए जिसका हम मास्क बना सकते हैं, या मास्क पहनने के बाद उस कपड़े का या उस मास्क का क्या किया जाए। तो सर, इस बारे में क्या गाइडलाइंस निर्धारित हैं और क्या वो सही तरीका है? सर, आपकी क्या एक्सपर्ट राय है? बिल्कुल सही बात है। अगर हमने सही तरीके से मास्क नहीं पहना और सही तरीके से यूज नहीं किया तो वो डेंजरस हो सकता है, हम ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो आम जनता, जो आम पब्लिक है, वो कॉटन से बने हुए कपड़े का मास्क यूज कर सकते हैं। कॉटन से इसलिए कि एक अच्छा होता है, हाइजीनिक होता है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप लंबे समय तक भी पहनो तो कॉटन से बने हुए कपड़े का मास्क पहने, वो चाहे गमछा हो, चाहे रुमाल हो, या प्रॉपर स्टिच किया हुआ मास्क कॉटन से बना हुआ। और मिनिमम एक आदमी 3 से 3 मास्क रखे कम से कम, क्योंकि एक मास्क, कोई भी मास्क, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो चाहे कॉटन का मास्क हो, 8 घंटे से ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। और कपड़े से बना हुआ मास्क को डेली धोना चाहिए साबुन के पानी से। और सर्जिकल मास्क हेल्थ केयर वर्कर के लिए ही है। हेल्थ केयर वर्कर जब हॉस्पिटल में रहता है तो 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क पहने। और जैसे कि डॉक्टर्स है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल सपोर्टिंग स्टाफ है, वो लोग सर्जिकल 3 लेयर मास्क यूज कर सकते हैं। N95 मास्क सिर्फ वो डॉक्टर, वो नर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट की देखरेख कर रहा है, या वो फैमिली मेंबर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिल रहा है, उन्हीं को पहनना है प्रॉपर N95 मास्क, बिना वॉल्व वाला। वॉल्व वाला उससे आप
अगर कोई इन्फेक्ट हो तो वो ड्रॉपलेट बाहर आ सकता है। N95 मास्क को हम 24 घंटे एक दिन यूज कर सकते हैं। वो बार बार ज्यादा यूज करना है तो हम, और N95 मास्क कॉस्टली होता है, ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, तो रोटेशन वाइज कर सकते हैं। 3 मास्क ले लिया, आज एक पहना, कल दूसरा, परसों तीसरा, और चौथे दिन फिर से फर्स्ट नंबर का मास्क ले सकते हैं। ऐसे हम 4 से 5 रोटेशन कर सकते हैं। मास्क को भी इधर उधर नहीं रखना है, प्रॉपर जगह पे क्लोज अलग स्पेस पे कागज के ऊपर रखना है, कहीं छूना नहीं है और की जगह पे। अच्छा, मास्क पहनने का इम्पोर्टेंट है। पहनने के लिए आपको स्ट्रिंग से ही पहनना है, जैसे कि ये आपका ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है, राइट। इसमें एक तो मास्क कोई भी पहनेंगे उसके पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे। तो मैं बताऊंगा आगे कैसे हैंड सैनिटाइज करना है। हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही मास्क पहनेंगे। इसके ऊपर मेटल पीस होता है ना, हाथ साफ किया आपने, उसके बाद आपको पकड़ना है ऐसे और यहाँ लगाना है नोज पे, और मेटल पीस को आपको स्टिक करना है। कोई भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए, है ना। फिर दोनों हाथ से पीछे आप उसको, ये वाले कान के पीछे ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा या नीचे बांध सकते हैं। अगर ढीला हो तो नीचे वाले हिस्से को फिर बांधने के लिए ऊपर ले जा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए बीच में कुछ भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए। स्पेस छूटेगी, लीक होगा एयर, तो फिर वो इन्फेक्शन का जरिया बन सकता है। और निकालना है मास्क तो स्ट्रिंग पहन के ही निकालें। जैसे ये N95 मास्क है, राइट, ऐसे पकड़ना है, आप ऐसे लेंगे और आपको स्ट्रिंग से ही पीछे मिला के ऐसे पहनना है, और ये भी आपको सेम पीछे। अब ये जो नोज है इसको आपको दबाना है और कहीं भी लीक नहीं हो, इसको टाइट करना है पीछे, राइट। और जब काफी लोग बीच में ना मास्क पे हाथ लगाते हैं, दिन भर देखा गया है कि एक ही मास्क यूज करते हैं और बार बार हाथ कभी इधर लगाएंगे, कभी इधर लगाएंगे, कभी मुंह से निकाल के यहाँ रख लेंगे। दैट इज रॉन्ग। ये आपको इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इसको कभी भी निकालना है तो स्ट्रिंग पहन के निकालें, प्रॉपर आपका तरीके से हाथ साफ करके, और इसको एक फिक्स जगह पे ही रखें। अगर मास्क लगा के आपने बार बार मास्क को छुआ है तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है उससे। तो मास्क की स्ट्रिंग को पकड़ना है। मास्क को कभी भी सैनिटाइज नहीं करना है, मास्क को गीला नहीं करना है, या मास्क को धूप में भी नहीं रखना है। खासतौर से N95 मास्क, वो धूप में रखने से मास्क खराब हो सकता है, यूवी रेज खराब कर देती है। सर, अगर जैसे घरों में जैसे अगर अभी बात करें तो लाइक बहुत से ऐसे सिनेरियो में लाइक आदमी को बहुत थोड़ी सी देर के लिए मास्क इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो लाइक 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या उसी मास्क को रीयूज करा जा सकता है अगर समय अवधि कम इस्तेमाल करी जा रही है तो? देखिए, N95 मास्क तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप उसको सिक्योर प्लेस पे रखें। सर्जिकल मास्क जनरली सिक्योर करना मुश्किल होता है। आपको 1 घंटे जा रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और अगर आप 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो कपड़े का जो मास्क लिया है आपने, या कपड़े घर का जो लिया है, उसको कहीं सिक्योर प्लेस में रखें। सिक्योर प्लेस में रखेंगे आप तो ठीक है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड करना ही बेस्ट है, क्योंकि वो जनरली हम लोग सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो नहीं रख पाते। ये बात सर जरूरी हो गई है, आपकी बातों से बात साफ हो गई कि मास्क लगाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मास्क को किस तरीके से पहन रहे हैं, कितनी अवधि के लिए पहन रहे हैं, और पहनते और उतारते वक्त कितनी सावधानी आप बरत रहे हैं, ये भी कितना ही इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बात मेरे ख्याल से दर्शकों को आज इस आपके माध्यम से जरूर मालूम पड़ेगी। सर, आपने मास्क के साथ एक चीज का और जिक्र करा था, वो था हैंड सैनिटाइजेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें जितने भी कैंपेन्स अभी कोरोना से बचाव के लिए चल रहे हैं उसमें हाथों को धोने को लेके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। सर, कितना इम्पोर्टेंट है इस समय हाथों को धोना? मैं आपके माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा, और क्या सही तरीका है और क्या वो माध्यम है जिनके जरिए हम हमारे हाथों को बेस्ट धो सकते हैं? क्योंकि क्या है कि हैंड सैनिटाइजर आज सभी की पहुंच तक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या वो बेसिक चीजें हो सकती है और क्या सही तरीका है सर? अकेला हैंड सैनिटाइजेशन अकेला करीब 55% इन्फेक्शन को बचा सकता है।
मास्क अकेला 68% को बचा सकता है, और हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क कंबाइन किया तो 91% तक हम इन्फेक्शन को बचा सकते हैं, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग लिया तो ऑलमोस्ट 99% हम बचा सकते हैं, राइट। सो साबुन हर घर में होता है, सोप, आप साबुन भी इज द बेस्ट वे ऑफ हैंड वॉश। आम जनता साबुन यूज कर सकती है, और अगर सैनिटाइजर अवेलेबल है तो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज करना चाहिए हमको। तो सैनिटाइजर से हैंड रब करते हैं, 20 सेकेंड्स तक करना चाहिए। साबुन से भी मिनिमम 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करें, और 40 सेकेंड तक कर दो और अच्छा है। तो देयर आर 7 स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन, 7 स्टेप से हैंड हाइजीन के, वो पूरे फॉलो करना चाहिए, राइट। लाइक किसी भी आपको ये मान लीजिए सैनिटाइजर है, राइट। सो आपने एक ड्रॉपलेट से शुरू किया, कम से कम 10 ml लेना है, मिनिमम 10 ml सैनिटाइजर लेना है, उसको पाम टू पाम, राइट, फिर बैक टू पाम दोनों हाथों में, फिर क्रॉस फिंगर्स, फिर थंब, बोथ थंब, फिर बैक ऑफ द फिंगर्स, राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब बोल जाते हैं सबसे आखिरी, नेल्स। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगर यहाँ तक भी रिस्ट तक भी करें तो और अच्छा है। और इंपॉर्टेंट बात, कोशिश करें कि हाफ स्लीव शर्ट पहने, और हाफ स्लीव नहीं तो फुल स्लीव पहन रहे हैं तो इसको फोल्ड करें प्रॉपर, क्योंकि फोल्डिंग से भी आपके इन्फेक्शन इधर उधर फैलाते हैं, राइट। साफ करने में यहाँ तक आप हाथ आराम से साफ कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि चाहे मेरा दोस्त हो अच्छा पक्का, उससे आप मिल रहे हैं तो एक ऐसा सोच के रहे कि तो आपको कोविड पॉजिटिव या उसको कोविड पॉजिटिव है, ये शंका मन में बिठा के ही मिले, डरे नहीं। ऐसा मान के चलेंगे तो ही आप उसको रोक सकते हैं कि हाँ नहीं, हम उसको प्रॉपर डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हैंड हाइजीन और प्रॉपर मास्क, क्योंकि हम अपने क्लोज जितने लोगों से मिलते हैं उन्हीं के साथ हम लीनियंट हो जाते हैं, तो नहीं भूल जाते कि तो अपना वाला है, तो अपना घर वाला है, अपने ही लोग हैं। और आपने देखा होगा कि एक ही घर के 11 लोग इन्फेक्ट हो गए, 13 लोग इन्फेक्ट हो गए, और हमने इस भूल चूक से हमने अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को इन्फेक्ट कर दिया। एक व्यक्ति, आईसीएमआर का डाटा है, 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। आप सोचिए कि 406 अगर वो एक व्यक्ति 10 को इन्फेक्ट कर दे तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे हम? बहुत बड़ा, मोर देन 4000 जी, है ना। तो हमको से मिलना है तो ये प्रॉपर टेक्निक अपनानी है, तो उसके बाद ही करना है। कोई सामान लिया तो उसके पहले हैंड हाइजीन। आप बाहर जाएंगे घर से तो किसी भी इन्वायरमेंट में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहना है, उसको छोड़ दीजिए। मेडिकल शॉप पे जा रहे हैं तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुके। मैं कहता सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अब शायद लोगों को अब ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले शायद हम थोड़ा सा इन सब चीजों को नजरअंदाज करते थे, और ये अब हमको अपनी लाइफस्टाइल में शायद इंक्लूड करने की जरूरत आनी पड़ेगी, तभी जाके हो सकता है थोड़ी सी कोरोना वायरस से हम लंबी लड़ाई जो है लड़ सकते हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी और सबसे ज्यादा हो रही है, और एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है घर में, जब घर में कोई बाहर का सामान आता है। अगर हम बात करें, लाइक अगर हम किराने का सामान बुलवा रहे हैं, या हमारे घर में दूध आ रहा है या सब्जियां आ रही है, तो उसका क्या सबसे पहला उपादान जो है उसका क्या करना चाहिए? सब बता रहे हैं उसको सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें, सब्जियां धो के इस्तेमाल करें, पर लोगों के मन में कंफ्यूजन जो सबसे पहले आ जाता है कि इसको कैसे सैनिटाइज करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सुबह की शुरुआत दूध से जी। तो दूध के 2 तरीके होते हैं, या तो आपका खुले बर्तन में लेते हैं या पैकेट में जी। अगर पैकेट में ले रहे हैं तो सबसे पहले आपका जब बेल बजेगी घर में तो आपको मास्क पहन के दरवाजा खोलना है, हाथ साफ करके दरवाजा खोलना है, और जो सामने दूध वाला है, जो भी वेंडर है आपका देने आ रहा है, उसका हाथ साफ कराएं। और उससे अगर आप दूध का पैकेट लिया है तो पैकेट को लाके आपको या तो नमक के पानी में डाल दें, 1 लीटर पानी में करीब 1 चम्मच नमक फॉर एग्जांपल, है ना, और या दूध की थैली को सोप वाटर, डिटर्जेंट वाटर में भी डाल सकते हैं, राइट। 5-10 मिनट के लिए उनको उसमें रहने दीजिए, और उसके बाद साफ पानी से जरूर साफ करें, क्योंकि डिटर्जेंट चिपका हुआ रह सकता है।
और उसको एक कोने पे से पकड़ के फिर खोल के उसको किसी साफ बर्तन में ले सकते हैं। अगर ओपन दूध आ रहा है, आपका बर्तन में लेना है, तो फिर आप उसको अलग से बर्तन में ले। और जनरली हम दूध वाले को बर्तन दे देते हैं, भैया वो निकाल के दे देता है, ऐसा नहीं, आपको ही बर्तन पकड़ना है और दूर से आपको उसमें दूध लेना है और वापस लाके फिर उसको प्रॉपर अलग तरीके से यूज करना है। अब बात करें सब्जी की। अगर सब्जी झोले में कोशिश करेंगे कपड़े के झोले में ही लेके आए, ताकि कपड़े का झोला आप आके सब्जी उसको अलग से साबुन के पानी में डाल सकते हैं। और अगर आपके पैकेट में आ रहा है तो पैकेट वैसे तो सैनिटाइज करना मुश्किल होता है, राइट। आप हाथ साफ धोए और जहां से पकड़ा हुआ हिस्सा है वहां पे थोड़ा सा आपने जो सैनिटाइजर यूज किया हुआ उसी को आप लगा सकते हैं उसको, जब पकड़ा जहां बंधा हुआ हिस्सा है। अदरवाइज उसको डरे नहीं, उसको खोल ले और सावधानी से सब्जी को एक पानी की बाल्टी में डाल दे, जिस पानी की बाल्टी में नमक मिला हुआ हो। जैसे मैंने बताया 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, और पूरी सब्जी उसमें डूबी होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 10 मिनट तक डुबा के रखें। उसके बाद सब्जी निकाल के रनिंग वाटर में साफ करें, स्वच्छ साफ पानी से, नल के नीचे या रनिंग वाटर में, और उसको बाहर निकाल के उसके बाद 10 मिनट के बाद नीचे आप कहीं भी साफ जगह पे छोड़ दें, अपने आप पानी सूखने दें, उसके बाद यूज करें। सब्जी को सैनिटाइज करने का तरीका दूसरा, विनेगर भी, हल्का विनेगर भी यूज कर सकते हैं और नींबू नमक के पानी में भी यूज कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं आजकल केमिकल ब्लीचिंग पाउडर, इसका बिल्कुल उपयोग न करें। साबुन, कुछ लोग साबुन से साफ कर रहे हैं, बिल्कुल साबुन से साफ न करें सब्जी को, खुली सब्जी को, क्योंकि उसमें साबुन अंततः चिपका हुआ रहता है। कुछ लोग सोचते हैं पोटेशियम परमैंगनेट अच्छा है, उसको साफ कर ले तो उससे, तो पोटेशियम परमैंगनेट बैक्टीरिया फंगस के तो अच्छा होता है, लेकिन इस वायरस के लिए अच्छा नहीं होता है, वायरस नहीं मरता उससे। तो सब्जी का ध्यान ऐसे रखें। और अगर किराना आ रहा है सामान आपका, तो वही अगर कोशिश करें कि कपड़े के थैले में है तो कपड़े का थैला आप धो सकते हैं, या डिस्पोजेबल बैग है तो डिस्पोजेबल बैग को, अच्छा चाहे वो मास्क हो या कोई डिस्पोजेबल आइटम हो, उसको घर के बाहर कोई अलग से क्लोज डस्टबिन में ही डालें। ऐसा नहीं कि ओपन डस्टबिन में या घर में कहीं भी डस्टबिन में डाल दिया, घर के बाहर दरवाजे के पास या आंगन में क्लोज डस्टबिन में ही उसको डाल दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए, कपड़े के थैले को साबुन की बाल्टी में। और किराना आइटम है, अगर कार्डबोर्ड के बॉक्स में आ रहा है तो उस बॉक्स को आंगन में किसी सिक्योर प्लेस में कोने में वहीं 24 घंटे छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक रह सकता है वायरस। सर इसमें एक चीज और आती है, लाइक जैसे अधिकतर घर, अगर हम अभी बात करें इंदौर शहर में बात करें, तो सब बहुत क्लोज प्रीमाइस में रहते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, लाइक जैसे कि सेपरेट घर में स्पेस या एरिया लोगों के पास शायद अवेलेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में छोटे घर में भी एक एरिया बना दीजिए कि हाँ ये एरिया ऐसा है जिसको हमने को यूज नहीं करना है। उस कोने में एक कोना बना दीजिए, उस कोने पे रख लीजिए, क्योंकि आपको सेपरेट एक एरिया करना होगा जो बाहर से चीज आती है उसके लिए, चाहे वो आपका 2 बाय 2 मीटर का हो, 1 बाय 1 मीटर का हो। मेरे ख्याल से ये सवाल उन लोगों के लिए स्पेसिफिक हो जाता है जो शायद कहीं ना कहीं फ्लैट्स में रह रहे हैं, जिनके घरों के साइज शायद छोटा है, तो कहीं ना कहीं यही छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हैं जो हमको हमारे दिनचर्या में लाने पड़ेंगे, हमारे जिंदगी जीने के तरीके में लाने पड़ेंगे, और तभी हम जाके शायद इन सब चीजों से पार कर पाएंगे। सर इसमें एक चीज और आती है, अब आता है सवाल घर की साफ सफाई का। कहीं ना कहीं अभी सब कोई कोशिश कर रहे हैं, घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, झाड़ू लगाने से लेके चाहे वो पोछा हो। लेकिन एक और जो चीज है, बताया जाता है कि जो घरों की छोटी छोटी चीजें हैं, जहाँ पे लगातार हाथ सभी सदस्यों का लगता है, घरों का जो टचिंग पॉइंट्स होते हैं, चाहे डोर हैंडल हो, रिमोट हो, मोबाइल फोन हो, इन सबको भी सैनिटाइज किया जाए। तो ये क्या छोटी छोटी टिप्स हो सकती है घरों की साफ सफाई को लेके? क्योंकि कहीं ना कहीं फर्श सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सरफेस पे ये शायद ज्यादा देर तक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है, तो उसको 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करें। जमीन है, पोछा लगाना हो उससे करें, और नहीं तो सिंपल घर में जो भी आपको फिनाइल होती है या जिसको भी, उसको अपन घर में नीचे यूज कर सकते हैं फ्लोर को। लेकिन अगर टीवी है, डोर हैंडल्स हैं, दरवाजे, फ्रिज के दरवाजे हैं, उनको आपको सैनिटाइजर से साफ करें हर 3-4 घंटे में, या एक मग्गे में साबुन का पानी लीजिए
उसको कपड़े से साफ करते रहिए हर 3-4 घंटे में। उसके बाद नॉर्मल उससे साफ कर सकते हैं, पानी से सुखा सकते हैं। तो जहाँ ज्यादा आप छू रहे हैं उसको आप हर 3-4 घंटे में साफ करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है मोबाइल आजकल सब यूज करते हैं और मोबाइल सबके पास होता है। सबसे वर्स्ट बेड हाइजीन मोबाइल से होती है। तो मोबाइल को प्रॉपर केस से निकाल के अलग अलग साफ करें, प्रॉपर हैंड रब से साफ करें। मोबाइल क्लीनिंग सॉल्यूशन हो तो और अच्छा है। उसको चार्जिंग पॉइंट से हटा के सारा पूरी तरह साफ कर ले, केस को सेपरेट और चार्जिंग पॉइंट को सेपरेट। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ करें। अगर आपको नहीं कर सकते, घर में नहीं है, तो सिंपल आप अपना सोप सॉल्यूशन से भी केस को साफ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कपड़े से प्रॉपर तरीके से और सूखने के बाद ही उसको यूज करें। और कोशिश करें कि मोबाइल फोन को स्पीकर मोड पे यूज करें या हेडफोन से यूज करें। हम दिन भर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या गेम्स पे दिन भर मोबाइल यूज करते हैं जी। वो वैसे भी हेल्थ के फिजिकल हेल्थ के लिए हानिकारक है, वो यूज ना करें। एक प्रॉपर टाइम यूज करें कि हाँ ये टाइम पे मोबाइल यूज करना है अपने को। और मैंने देखा है, डाटा भी बोलता है कि 80% पॉपुलेशन टॉयलेट में भी मोबाइल ले जाती है, बिल्कुल नहीं यूज करती और सबसे पूरा हाइजीन है। तो मैं आपने मोबाइल से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स में बात बता रहा हूँ। और बच्चों के लिए तो मोबाइल बहुत खराब होता है। मैं कहता सर बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो अब शायद लोग इसको फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी दिनचर्या से थोड़ा सा इन सब चीज़ों में बदलाव लाए। हर परिवार में वो क्या विशेष ध्यान या सावधानियां बरतनी चाहिए, जहाँ पर विशेष तौर पर बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, या अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी घर में कोई गर्भवती महिला हो, तो इन लोगों के लिए सर क्या विशेष सावधानियां इनको बरतनी चाहिए? क्या वो स्पेशल टिप्स हैं जिनको इनको फॉलो करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी सब डरे हुए हैं, सारा पूरा देश पूरा दुनिया डरी हुई है इस कोरोना वायरस से। तो जैसे मैंने बोला, डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी इसकी जरूरत है। सावधानी से रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आने वाली। जिनको पुरानी बुजुर्ग हैं या जिनको पुरानी बीमारी है, जैसे शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो दवा टाइम पे लें। टाइम पे दवा लेनी है, टाइम पे दवा खानी है और प्रॉपर अपना मेंटेनेंस करना है बीमारी का। अगर बीमारी हमने बढ़ा दी, दवा टाइम पे नहीं खाई, तो ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोविड हो गया तो वो सीवियर होता है, खराब होता है। तो वो पूरा प्रॉपर टाइम पे दवा लें, प्रॉपर तरीके से दवा लें और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये जरूर करें। रोज 1 घंटा रेगुलरली पूरे परिवार को योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियां आने के चांस कम रहते हैं। बुजुर्ग ध्यान रखें कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर जाना पड़े कुछ दवा लेने के लिए भी, तो यंग, सबसे युवा आदमी परिवार का उसको भेजें जो स्वस्थ है। बच्चे को तो हम जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल जानकारी नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो हैंड हाइजीन ध्यान नहीं रख सकते। बड़ों को ध्यान रखना पड़ेगा उनके हैंड हाइजीन का। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन बच्चों में बहुत सीवियर होता है, ऐसा तो नहीं पाया गया है स्टडीज में, रिसर्च में जो देखा गया है सारा। बट हाँ, बच्चों को ट्रेन करें कि हैंड हाइजीन क्या होती है। ये शायद जो बच्चों को ट्रेनिंग हैंड हाइजीन की जो है पूरे जिंदगी भर काम आने वाली है, क्योंकि बच्चों में देखा है बार बार फ्लू इन्फेक्शन होता है, इसीलिए होता है। अगर बच्चों को सिखा दिया आपने कैसे प्रॉपर हैंड हाइजीन कैसे करनी है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। कोरोना से तो ठीक है, बाकी बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे बच्चे। बार बार रिमोट दरवाजा बच्चों को सिखाना है कैसे आपको यूज करना है। बच्चे बार बार उंगलियां मुंह में रहते हैं, नाखून खाते हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है बच्चों की। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखें। बच्चों के साथ आप गेम्स खेल सकते हैं अगर आप घर में हैं तो। गर्भवती महिला की बात करें तो ऐसा कोई इम्यूनिटी खराब नहीं होती है इतनी ज्यादा गर्भवती महिला की। हाँ, जैसे आम लोगों को प्रिकॉशन करना है वैसे ही प्रिकॉशन गर्भवती महिला को भी करना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ये कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी 1% भी चांस है किसी को इन्फेक्शन है घर में, उससे दूर रहना, गर्भवती महिला को दूर रहना है। उनके लिए भी एक्सरसाइज, योगा बहुत जरूरी है, वॉक जरूरी है। और कोई भी दवाएं जो है
अपनी गायनिकोलॉजिस्ट, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बिना पूछे नहीं लें। मेरे ख्याल से सर इससे रिलेटेड अवेयरनेस अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस मिसकंसेप्शन की वजह से चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब अस्पताल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं बाकी बीमारियों को, जैसे किडनी की बीमारी के, वो खराब आ रहे हैं क्योंकि वो अपना मेंटेनेंस, अपने दवाई टाइम पे नहीं खा रहे हैं, डर रहे हैं। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल अस्पताल से। ग्रीन हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, प्रॉपर टाइम पे दिखाएं, प्रॉपर प्रिकॉशन से जाए, लेकिन बस। सर आपने एक जिक्र करा था इम्यूनिटी का, अभी अगर उसमें देखें तो इवन भारत सरकार के भी काफी ऐसे कैंपेन्स अभी चल रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। क्या वो सर स्पेशल टिप्स हो सकते हैं घर में ही रहते हुए इम्यूनिटी और फिटनेस को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं? देखो, सबसे अच्छा इम्यूनिटी का तरीका है हैप्पीनेस। डरे नहीं, खुश रहने से इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़ती है। हैप्पीनेस से इम्यूनिटी अच्छी होती है आपकी। टाइम पे मिनिमम 6 घंटे की नींद, बच्चों की 8 घंटे और बड़ों की कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है। नहीं तो नींद नहीं होती ढंग से तो इम्यूनिटी कम होती है। लोग रात में लेट तक टीवी देखते हैं आजकल, उसका बंद करना है। समय पर सोना है तो समय पर उठना है। तो उठते से ध्यान रखें कि कम से कम 3 से 4 गिलास पानी, मिनिमम 2 गिलास तो गर्म पानी आपको गुनगुना लेना है। उससे अच्छी इम्यूनिटी रहती है। और वो चाहे भले आप 1 घंटे के ड्यूरेशन में लो, एक साथ मत पियो। 1 घंटे में करके 4 गिलास पानी पी लो। उठते से योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, जो भी आपके सेफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। युवा अपना घर में ट्रेडमिल यूज कर सकते हैं, गार्डन में घूम सकते हैं। ऊपर नीचे सीढ़ियाँ पे आप चक्कर लगा सकते हैं। स्कीपिंग बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज का साधन है। स्कीपिंग कर सकते हैं युवा लोग, जो भी कर सकते हैं। और प्राणायाम, मेडिटेशन, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। फ्रेश खाना खाना, बासी खाना नहीं खाएं। फ्रेश खाना खाएं, बासी खाने से और खराब होता है इम्यून सिस्टम। अगर फ्रेश फल अभी तो मिल नहीं रहे तो आप ड्राई फ्रूट्स जो है 5, कोई भी तरह के ड्राई फ्रूट्स 5 रोज आप खा सकते हैं गला के। उससे भी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। अपने इंडियन आयुर्वेद में कुछ चीज अच्छी है, जैसे कि आपकी हल्दी का दूध ले सकते हैं, आपका जिंजर, आपका लहसुन, आपका काली मिर्च, ये सब चीजें बहुत, लहसुन, अदरक, ये सब चीजें अच्छी है इम्यून सिस्टम के लिए। इनको यूज कर सकते हैं। और कोई भी आपको लक्षण मिले, किसी को भी थोड़ा सा भी, उसको आगे ना बढ़ाएं। उससे इम्यूनिटी वीक होती है। प्रॉपर समय पे दिखा के प्रॉपर तरीके से दवा लें और प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। इम्यून सिस्टम खराब होने का वेट ना करें। कोई भी बीमारी होती है तो आदमी का इम्यून सिस्टम पहले वीक होता है। सही इलाज करने से इम्यून सिस्टम बना हुआ रहता है। तो एक्सरसाइज, योगा, खुशी का माहौल, ये सब तरीके हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के। मुझे लगता है इम्यून सिस्टम बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है इस कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए। सर एक चीज और है, जो एक और चीज कहा जा रहा है कि जो खाना है वो रॉ फॉर्मेट पे ना खाएं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सैलेड हो गया या कुछ ऐसा, कोशिश करें पका हुआ खाना का। इसमें ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सैलेड्स तो आप खा सकते हैं, बट प्रॉपर साफ किया होना चाहिए। ओके। तो सलाद खाने से इम्यूनिटी अच्छी होती है आपकी। और इनफैक्ट गर्मी के मौसम में तो फ्रेश ताजा दही बहुत अच्छा रहता है। उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, वो जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दही भी एक अच्छा है माध्यम प्रॉपर अपने गट का। दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। ओके सर, अभी इसमें एक चीज और देखी गई है, लाइक जैसे इस डर के माहौल में एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। लाइक जैसे लोग थोड़े बहुत भी अगर लाइक हल्का फुल्का सर्दी जुकाम होने पर भी लोग तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर्स है या तो उधर कॉल कर देते हैं या अपने डॉक्टर से कंफर्म करने लग जाते हैं। और एक थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हो जाता है क्योंकि मौसम भी अभी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसे में क्या वो टिप्स होनी चाहिए, लाइक कैसे आदमी इस चीज को पहचाने कि जो लक्षण उसे दिख रहे हैं वो एक नॉर्मल फ्लू के हैं या वाकई में सीरियस कोविड से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम है? सनल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप तो डॉक्टर जैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही पूछा आपने। फ्लू और कोरोना के लक्षण तो थोड़ा सा सिमिलरिटी तो है, लेकिन ध्यान रखिए फ्लू जो है, कॉमन फ्लू 1 से 3 दिन में हो जाता है अगर इसके डेट होने के।
और कोरोना का है करीब करीब 3-15 दिन, नॉर्मली 5 से दिन के बाद ही शुरुआत होती है इसके बात करें हम इंक्यूबेशन पीरियड की, एवरेज 5.5 डेज पाया गया है कि इसका सिम्टम आने का 5.5 डेज शुरू होती है सिम्टम्स। कॉमन फ्लू में सर्दी बहुत ज्यादा होगी, नाक ज्यादा बहेगी, इसमें का नाक ज्यादा नहीं भरी है, सोट ज्यादा हो रहा है, गला ज्यादा खराब हो रहा है, राइट। खांसी, सूखी खांसी ज्यादा आ रही है। नॉर्मल फ्लू में सर्दी ज्यादा होगी, उसमें खांसी आएगी, लेकिन इसमें सूखी खांसी ज्यादा होगी, इसमें बुखार ज्यादा आएगा, और सीरियस केसेस में सांस जल्दी फूलने लगेगी। इसमें बिना खांसी के भी सांस फूल सकती है, तो सांस फूलना इसमें बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। और एक अलग सा सिम्टम है जो इसमें आ रहा है, वो है चेंज ऑफ स्मेल और टेस्ट। चेंज ऑफ स्मेल टेस्ट भी हो रहा है कोरोना में, और जो इसमें जोड़ों में दर्द भी पाया गया, कोरोना में बॉडी एक भी पाया गया है, ये भी मिल रहे हैं पेशेंट्स में। कॉमन फ्लू में भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा पाया गया है। सर इसमें एक डर और है जो लोगों के मन में, लाइक जैसे क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी वैक्सीन नहीं है, कोई टीका नहीं है, तो ऐसे में एक कंफ्यूजन और भी है कि अगर हमें कोरोना हो गया तो शायद हम ठीक नहीं हो पाएंगे, मतलब हर कोरोना का लीड नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है कि डरना नहीं है बिल्कुल भी इससे। मैं तो सिम्टम अपन बात करें, कैसे सिम्टम आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 70 to 75% पेशेंट में सिम्टम्स आते ही नहीं है, कुछ भी ज्यादा कोई खास सिम्टम नहीं आते। अच्छा। अगर हम बात करें कि अप टू 80-85% पेशेंट में नो सिम्टम और माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, बहुत कम सिम्टम्स आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो ऐसा डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इससे, और ये लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इसकी कोई दवा डेफिनेटली नहीं है अभी तक, इतनी तेजी से फैल रहा है। कुछ लिटरेचर बोलते हैं, कुछ स्टडीज बोलती है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकता है, जो भी क्वेश्चन मार्क है, डाउटफुल है। कुछ लोग स्वाइन फ्लू की दवा दे देते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। प्रॉपर अगर किसी सीवियर केस हो गया तो अस्पताल में जरूर जाना है, तो उस समय ऑक्सीजनेशन ही काम आता है, और कुछ मशीनें जो देते हैं उससे काम आता है। कुछ एंटीवायरल दवा है सपोर्ट कर सकती है, एजिथ्रोमाइसिन को सपोर्ट कर सकती है, आइवरमेक्टिन एक दवा को सपोर्ट बोल रहे कर सकती है। और मोस्टली जो बहुत सीवियर होते हैं, जिसमें डेथ होने के चांस होते हैं, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म एक होता है, वो खराब होता है। उसमें प्रॉपर तरीके समय पता लगने पे ही उसको अच्छे से इलाज करके ठीक हो सकता है वो। तो जो लोग गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं कि डर रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा तो अस्पताल नहीं जाना है, अस्पताल में क्लिनिक चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो अगर हुआ सिम्टम, थोड़ा सा भी सिम्टम है, डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर की सलाह के अंदर ही रहे, उसको सीवियरिटी न होने दें। तो 10-15% पेशेंट नहीं है जिनको ऐसा हो रहा है, इसलिए आम जनता को घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई भी किसी को भी कोई लक्षण आए, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर सिम्टम आए तो आइसोलेट करना जरूरी है। आप अपने आप को अलग रखें, अलग कमरे में रहें, और दूरी बना के रखें, हर चीज से दूरी बना के रखें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर यूज करें, और घर वालों को भी समझा दें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप उनसे दूर रखें, डरे नहीं। लोग पीछे पड़े होते हैं कि हमारा टेस्ट कराएं, कोविड टेस्ट होना चाहिए, और कोविड टेस्ट के बाद ही हम सब करेंगे, राइट। तो कोविड टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिम्टम पहचानना। सिम्टम पहचान के दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोविड टेस्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, क्योंकि किट की भी कमी है उसकी। बाकी हमारे एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, और वी आर लकी टू हैव दिस एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग अच्छा से काम कर रहा है, और लगे हुए कैसे जल्दी से जल्दी चीजें हों। तो टेस्ट के पीछे नहीं लगे रहे, टेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन अपना और हॉस्पिटल करा ही लेंगे, लेकिन अपने आप को आइसोलेट करना और हैंड हाइजीन, मास्क का रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 85% पेशेंट तो बिल्कुल घबराए नहीं, बाकी बचे कुछ 10% पेशेंट है, उसको डॉक्टर संभाल लेंगे। सर आपने एक सेल्फ आइसोलेशन की बात करी थी घर में रह के, क्या वो छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको लेके विशेष तौर पर ध्यान रखें जब आदमी खुद को घर में ही सेल्फ आइसोलेशन में रखे, तो क्या वो बेसिक चीजें उसको करनी चाहिए उस सेल्फ आइसोलेशन? अलग से उसके कमरे में रहें, और अलग ही टॉयलेट यूज करें, अलग बाथरूम यूज करें, हर चीज अलग यूज करें।
अगर वो किसी को खाना ले रहा है तो हाथ साफ करके ले, वो भी मास्क पहने, सामने वाला भी मास्क पहने प्रॉपर, हैंड हाइजीन दोनों प्रिकॉशन रखें। मिनिमम 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी रखनी है, फिर 2 मीटर दूर ही रहे मिनिमम। और ध्यान रखें खांसी का, छींकने का, ये सब। और वो भी मास्क, मतलब जो अपन ने बातें करी है सारी कि मास्क छू लेते हैं, ये सब करते हैं, तो ध्यान रखें। और अगर जिसको खांसी ज्यादा आ रही है तो उनको ध्यान रखना है कि मास्क जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें मैं कहते हैं जो अभी तक अपन ने पूरे वीडियो में जितना भी डिस्कशन करा है, उन सब में से कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए और इन्हीं सारी चीजों को हमको सेल्फ आइसोलेशन में कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करना है। सर, एक सवाल और है, इसके फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। लाइक जो जहाँ ज्वाइंट फैमिली है, जहाँ एक साथ बहुत सारे सदस्य एक घर में रहते हैं, क्या वहां पर भी सर सोशल डिस्टेंसिंग इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है? कोई कहा जाता है कि ये क्लोज ग्रुप है तो हम सब एक ही उसमें है, तो शायद परिवार में वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ छोटी फैमिली वहां तो ठीक है, लेकिन जहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, स्पेशली जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। घर से बाहर कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, परिवार, बड़े परिवार में भी, तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग घर में मेंटेन करना चाहिए। अगर घर में ही है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, तो फिर जरूरत नहीं है। और अगर घर में से किसी भी एक को सिम्टम आ गया तो फिर तो सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। और कोशिश करें कि घर से बाहर जाने के लिए कोई भी कारण से जाना हो, चाहे अस्पताल जाना हो, चाहे दवाई दुकान पे जाना हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज से जाना हो, चाहे कोई एसेंशियल सर्विसेज में है जहाँ जा रहा है, तो उसको थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए घर में। सर, अभी तो क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, अभी कोरोना वायरस अपने पीक इम्पैक्ट में है, सर क्या लगता है कितना जरूरी है इन सब चीजों को फॉलो करना जब ये लॉकडाउन खत्म होगा? अब वो हो सकता है 1 महीने बाद का समय हो, 2 महीने बाद का समय हो, पर क्या लगता है सर आपको, क्या लोगों को अब इन सब चीजों के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, एटलीस्ट जब तक इस वायरस की दवाई नहीं आ जाती है? देखिए, समय समय पे डॉक्टर्स, हम लोग और सरकार सब बता देगी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या करना है इस चीज के लिए। लेकिन जो 3 स्टेप्स है, जो बेसिक अटमोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर, हैंड हाइजीन और मास्क, ये तो हमको कुछ समय तक यूज करना ही होगा। इन 3 चीजों का, इन चीजों से जीना सीखना ही पड़ेगा। आपने देखा चाइना में वापस से फिर से केसेस आने लगे हैं, राइट? अगर हमने 3 चीज फॉलो करी लॉकडाउन खुलने के बाद भी, तो चांसेस है कि हम इसके साथ प्रॉपर तरीके से जीना सीख जाएंगे। और हमें समय चाहिए, बस समय मिल जाए, ताकि जब तक इसकी वैक्सीन या दवा बने तब तक हमको ये पूरा ध्यान रखना है। और जैसे आपने सुना है, और सब कुछ है, समय बड़ा बलवान, समय सब करा देता है, सिखा देता है, लेकिन जो कोरोना ने हमें सिखाया वो है ये 3 चीज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ये समय भी निकल जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा डेफिनेटली। और हमको बस धैर्य रखना है। मेरे ख्याल से सर बिल्कुल सही वर्ड्स है आपके, और मेरे ख्याल से यही लास्ट लोगों के लिए भी संदेश हो सकता है कि लाइक अब लोगों को कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे। और जो 3 मूल मंत्र जो सर ने बताए, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन, ये हमको हमारे दिनचर्या में कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ये कुछ समय नहीं, थोड़ा सा लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो शायद क्योंकि इस कोरोना से जंग शायद थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो हमें अपने ये सारी आदतें भी थोड़े लंबे समय तक मैं कहते फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम इस कोरोना से शायद आगे तक लड़ पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। कोई आखिरी में सर जाते थे, कोई छोटा या कोई भी एक मॉरल संदेश सर अगर आप कुछ देना चाहते हैं? पॉजिटिविटी रखें जिंदगी में, पॉजिटिविटी सब कुछ, और धैर्य, ये चीज काफी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। स्ट्रॉन्ग रखें, घर में बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, पॉजिटिव सिखाएं, पारिवारिक वैल्यूज के साथ जिए, प्यार बढ़ाएं आपस में, और प्यार बढ़ा के कोरोना को हराएं। यही मेरा संदेश है। और आखिरी वर्ड, हम चलेंगे तो कोरोना चलेगा, हम रुकेंगे तो कोरोना रुकेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवीय, जो कि कोविड-19 मेडिकल बोर्ड के सदस्य भी हैं और
तमाम जानकारी इस कोविड के खिलाफ कैसे हम अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी बदलाव करें और कुछ सावधानी अगर बरतें तो शायद इस कोविड से हम एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये थी कुछ कोविड-19 के अगेंस्ट प्रिकॉशन से रिलेटेड कुछ अनप्लग इन्फॉर्मेशन हमारे स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये तमाम अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और अब इंदौर के साथ साथ भोपाल की भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े भोपाल टॉक से। आप भोपाल टॉक को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।